टीएसजी पेश करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। सभापति महोदय, आप अगर पढ़ना सीख जाएं तो प्रश्न उठता है कि आप क्या पढ़ेंगे। क्या इतना ही पर्याप्त है कि लोग पढ़ना सीख जाएं और वही सब पढ़ें जिसे साक्षर देशों की अधिकांश जनता पढ़ रही है? शायद यह अधिक अच्छा होगा कि हम वह सब ना पढ़ें। मैं नहीं सोचती कि साक्षरता के विकास से स्वतः हम मूल्यों को विकसित करते जाएंगे। अगर चुनाव मूल्यों को अपनाने और साक्षर बनने के बीच हो तो स्पष्ट है कि हम पहले का चुनाव करेंगे। लेकिन मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर आप दोनों को एक साथ पा सकें तो यह बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि उससे औरों के मूल्यों और विचार जगत के लिए मन की खिड़की खुल जाती है। हमें उससे अवसर मिलता है कि हम न केवल अतीत के सचित्र ज्ञान का परिचय प्राप्त कर सकें, बल्कि उस नई जानकारी को भी देख समझ सकें जो विश्व में तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत में हम यद्यपि साक्षरता की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं, तथापि मैं समझती हूँ कि हमारे लोगों में ठोस सहज बुद्धि है। वे अपनी कठिनाइयों को, अपनी परिस्थितियों को और अपने क्षेत्र की समस्याओं को काफ़ी सूझबूझ के साथ आंक सकते हैं, और ये ही गुण तब सामने आते हैं जब उन्हें कोई निर्णय लेना होता है, कोई राजनैतिक निर्णय करना होता है। पूर्ण विराम चेंज। राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत जनता की गहन प्रतिक्रिया तब व्यक्त होती है जब लोग अपनी इच्छा को स्वतंत्र भाव से और कारगर ढंग से प्रकट कर सकें। तभी पुराने पूर्वाग्रहों और अनर्जित विशेषाधिकारों को भी पक्के तौर पर हटाया जा सकता है। यह बात नहीं है कि इस क्रम में कोई विकृति पैदा नहीं हुई है, लेकिन समान रूप से विचित्र तथ्य यह है कि वैसी स्थिति में अपने आप को सुधारने के लिए अविलंब कार्रवाई की जाती है। फिर भी जब हम अपने यहाँ के अधिकांश राजनीति शास्त्रियों की किताबें पढ़ते हैं या अखबारों और पत्रिकाओं में लेखादि पढ़ते हैं, तो ऐसी स्फूर्तिदायक बातें हमें देखने को नहीं मिलती। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि उनसे ऐसा लगता है जैसे एक नीरस सामान्यता का क्रम कभी टूटेगा ही नहीं। आलोचना की बात समझ में आ सकती है। वास्तव में उसकी राजनीति की जैसे कि अन्य कार्यक्षेत्रों में
भी बहुत आवश्यकता होती है। वैज्ञानिकों का यह कर्तव्य है कि वे हर बात की नाप तोल करें। राजनैतिक समीक्षक भी जो यूरोप या अमेरिका के वर्तमान इतिहास की आलोचना करने में कोई कसर नहीं उठा रखते, वे निष्पक्ष रूप से हर बात को रखते हैं, लेकिन साथ साथ वे संपूर्ण घटना चक्र के पीछे काम कर रहे तत्वों, शक्तियों और उनकी नाटकीय रोमांचकता का भी दिग्दर्शन करा देते हैं। मैंने प्रायः यह अनुभव किया है कि न केवल हमारे अखबार बल्कि विद्वान लोग भी किसी घटना चक्र को उसकी संपूर्णता में नहीं देख पाते। हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों की पढ़ाई और अनुसंधान की पद्धति ऐसी है। पूर्ण विराम चेंज। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश के स्वतंत्र होने पर निश्चय किया गया कि हिंदी को अंग्रेजी का स्थान ले लेना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है और विदेशी शासन के बल पर सारा राजकाज इस भाषा में होता था। सन 1950 में संविधान बना तो निश्चय किया गया कि हिंदी का विकास किया जाना चाहिए। सारा राजकाज हिंदी में तभी हो सकेगा जब हिंदी पूर्णतया विकसित हो जाएगी। समझा गया था कि 1965 तक हिंदी विकसित हो जाएगी और तब वह अंग्रेजी का स्थान ले लेगी, लेकिन सरकार हिंदी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं बना पाई, जिसके कारण सन 1965 में देखा गया कि हिंदी का विकास नहीं हुआ, अतः अंग्रेजी सहभाषा बनी रह गई। प्रश्न यह है कि अंग्रेजी के सहारे यह सब कार्य कब तक होगा और हिंदी का पूर्ण विकास कब होगा। हिंदी भाषा अपने आप में समर्थ है, उसमें पर्याप्त साहित्य है, फिर भी जो राजकार्य और शिक्षा अंग्रेजी में ही होती रही है, उसे बदलने के लिए एक बहुत बड़ी पारिभाषिक शब्दावली होनी चाहिए। दफ्तरों, बाजारों, न्यायालयों में अंग्रेजी चलती रही है। सेना, पुलिस, रेल, डाक में अंग्रेजी रही है। लोग, बोलचाल, पत्र पत्रिका, निमंत्रण पत्र, नामपट आदि सभी लोक व्यवहारों में अंग्रेजी का व्यवहार करते रहे हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाई होती रही है। अब भी सभी प्रबुद्ध लोग अपने बच्चों को आरंभिक कक्षा से ही अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाना चाहते हैं। इस प्रकार सामान्य मनोवृत्ति अंग्रेजी के पक्ष में है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के 55 वर्ष उपरांत भी हिंदी का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। हिंदी विकास के दो व्यावहारिक पक्ष
हैं। पूर्ण विराम समाप्त।